यहाँ पर हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है महिला शक्ति, और महिला शक्ति को लेकर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर, क्योंकि हमारे साथ में हमारे दो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। एडीजी जोन हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ में प्रोफेसर आशु रानी जी मौजूद हैं, आगरा विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आशु जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है अनुपम जी, क्योंकि देखिए महिला शक्ति को लेकर यूं तो हम लगातार बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बात और चर्चा ही होती है, बल्कि योजनाएं भी लागू होती है और हमें उसका असर भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है महिला सुरक्षा। और महिला सुरक्षा को लेकर अब तमाम तरह की जो अपराध है, तमाम तरह के जो मामले हैं वो हम देखते हैं, आए दिन सुनने को मिलते हैं। अपराध होता है, कोई वारदात सामने आती है, उसको लेकर काम भी होता है और न्याय प्रणाली भी न्याय प्रणाली के तहत उस पर काम भी किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, इतनी सख्ती के बावजूद भी कहां पर और कितना काम किया जा रहा है कानून की दृष्टि से? जी, थैंक यू सो मच रितु। सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाया और एक मौका दिया कि हम शासन की नीति के बारे में सभी को अवगत करा सके कि महिला सशक्तिकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश में क्या क्या चल रहा है। जैसा कि आपको सबको विदित है कि मिशन शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लागू किया गया है और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। मिशन शक्ति में दी फिलॉसफी इज कि हमारी जो महिला बीट कांस्टेबल्स हैं वो गांव-गांव, नुक्कड़ जाकर चौपाल लगाएं, महिलाओं को इकट्ठा करें, उनके साथ संवाद स्थापित करें, उनकी जो शिकायतें हैं उनको सुने और उन शिकायतों का किस तरह से निस्तारण विधिक रूप से हो सकता है उसको पूरी तरह से करें। और इसके साथ साथ उनके साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हैं, किसी तरह का परामर्श उनको चाहिए तो वो भी देती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से सरकार की जो डिफरेंट टाइप की योजनाएं हैं जो महिलाओं के हित में हैं उन सब योजनाओं के बारे में जानकारी देती हैं। तो हर तरीके से हम महिलाओं को सशक्त बनाने का, एम्पावर्ड बनाने का एक कार्यक्रम चला रहे हैं और ये सभी जनपदीय एसएसपी और उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स बहुत ही संगीनता के साथ इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। थाना स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, सभी स्तर पर ये कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और इसके साथ साथ सुरक्षा की भावना भी बढ़ रही है, क्योंकि जब महिलाओं को ये विदित हो रहा है कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि पुलिस हमारे तक आ रही है, हमारी समस्याएं सुन रही है, हमको हर तरह का सहयोग प्रदान कर रही है, तो निश्चित रूप से एक सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और जो क्राइम है उस पर बहुत त्वरित कार्रवाई हो रही है। आज की डेट में हमारा क्राइम कहीं भी अगर रिपोर्ट होता है महिला संबंधी क्राइम तो उसमें 8 से 9 मिनट के अंदर अगर उसने यूपी 112 को कॉल किया या 1090 को कॉल किया तो ये महिला जो पावर लाइंस हैं इन पर जो हमारा रिस्पांस टाइम है ये 8 से 9 मिनट केवल है। और ये पहले उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 घंटा का रिस्पांस टाइम होता था। आज की डेट में 8 से 9 मिनट में आपको हेल्प आपके पास मिलेगी और बहुत ही संगीनता से इसमें काम किया जाता है। भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसको इट्सो पोर्टल बोला जाता है, जिस पर जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, महिलाओं से संबंधित जितने भी ऑफेंसेस हैं जैसे कि बलात्कार, शीलभंग, अपहरण, इन सभी पर बहुत ही क्लोज सुपरविजन होता है और उसमें चेक किया जाता है कि ये समय से निस्तारित हुए, समय से इनमें चार्जशीट लगी कि नहीं, और न केवल विवेचना की प्रगति देखी जाती है परंतु क्या ये अपराधी
सजा तक की पहुंचाए गए कि नहीं, यानी कि माननीय न्यायालय में इनकी पैरवी तक की पुलिस पूरी रूप से लगी हुई है। तो निश्चित रूप से आज की डेट में महिलाओं में काफी हद तक की एक सेफ, सिक्योर और सुरक्षित माहौल देने का शासन प्रशासन का प्रयास है। ठीक है, अब आशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिला सशक्तिकरण की व्याख्या आपकी नजरों में क्या है? थैंक यू ऋतु जी। एक महिला सशक्तिकरण का जो सबसे बड़ी व्याख्या हम कह सकते हैं कि महिला सजग और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, वह अपने अधिकारों को पूर्णतः जानती हो, उसके पास उसके सोचने की इंडिपेंडेंस हो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। यह आवश्यक नहीं है कि महिला केवल जॉब में आने के बाद ही सशक्त होगी। प्रत्येक महिला, चाहे वह घर में रहती महिला है, वह कार्यक्षेत्र में बाहर आई है या नहीं आई है, उस महिला को भी सशक्त होने का पूरा अधिकार है, ताकि उसके अंदर वह आत्मविश्वास हो, इतनी उसके अंदर वह जागृति हो कि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। जो भी सरकार ने उनके लिए नियम बनाए हुए हैं, चाहे वो घर में रहने वाली महिला हो, चाहे वो कार्यक्षेत्र में जाने वाली महिला हो, सभी महिलाओं को अपने अधिकारों का जानना और उनके प्रति सजग होना ही सच्चे मायने में सशक्तिकरण है। आपने बात बहुत अच्छी कही है कि किस तरीके से हम महिला सशक्तिकरण की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं, अगर हम प्रेजेंटली सिनेरियो को देखें, वर्तमान स्थिति देखें महिलाओं की, तो हम कहां पर हैं अभी उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज से 5-7 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, परंतु फिर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और बहुत कुछ महिलाओं को भी यह जागृत होने की अभी भी आवश्यकता है। मिशन शक्ति कार्यक्रम जैसा कि अभी लॉन्च हुआ है, शायद वह जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर बहुत कैटालिटिक रूप में शीघ्रता से परिवर्तन दिखा पाएगा, ऐसा मेरी सोच है, मुझे मानना है। क्योंकि आज की शिक्षा, जो कि सबसे पहला किसी भी महिला का अधिकार हो सकता है, शिक्षा के साथ साथ सही शिक्षा और जागरूक शिक्षा दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। एक डिग्री प्राप्त करना और दूसरे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, दोनों ही शिक्षा का पार्ट है। मैंने देखा है कि आज भी बहुत सारी छात्राएं या उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने रूरल एरिया से शहर में भेजने के लिए एक संकोच का अनुभव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी बच्चियों के लिए एक सुरक्षा की भावना अभी भी कहीं ना कहीं देखने में आती है। क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूं, तो जब पेरेंट्स आकर पूछते हैं कि क्या यह पॉसिबल है कि हमारी बच्चियां कि बिना क्लासेस में आए ही उनको किसी प्रकार से एग्जाम देने की परमिशन मिल जाए, तो मेरा प्रश्न सबसे पहले होता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, वो बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगी। तो सबसे पहली बात जो उनके मुंह से निकलती है कि हमको शिक्षा से ज्यादा जरूरी सुरक्षा है। तो सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही जब पैरेलली और एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से जो परिवर्तन हम सब देखना चाहते हैं, हमारा समाज देखना चाहता है, वो बहुत शीघ्रता से देखने को मिलेगा। आज शिक्षा के कारण और उस जागरूकता के कारण ही बहुत सारी महिलाएं उन सभी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में पहले आगे नहीं आती थी, उन सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। मिशन शक्ति के साथ जैसी ही सुरक्षा की भावना और उनकी जो सेफ्टी की समस्या है धीरे धीरे वो सॉल्व होगी, तो डेफिनेटली हर क्षेत्र में महिलाएं और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगी।
आशु जी, आपने अभी एक बात यहाँ पर कही कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आपके पास में आते हैं और उनका सवाल यही होता है कि बिना कॉलेज जाए, बिना स्कूल जाए, क्या उनकी बेटी एग्जाम दे सकती है। अब जाहिर तौर पर आपने यहाँ पर एक बात और उससे जोड़ी कि ये पैरेलल चलती हैं दोनों चीजें, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे साथ में अनुपम जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझा सकती हैं कि ये जो सवाल है ये कब तक बना रहेगा। क्या आज भी हम उस स्थिति में नहीं है कि अभिभावकों के मन में ये सवाल है कि हमारी बेटी घर से ना निकले, घर बैठे ही एग्जाम दे दे, घर बैठे ही पढ़ाई कर ले। खासकर लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर यहाँ पर बात होती है कि हम उसी तरह से शिक्षा ग्रहण कर लें। ये सवाल जब तक बना रहेगा, मुझे लगता है कि सुरक्षा को लेकर सवाल तब तक खड़ा रहेगा। उसको लेकर क्या स्थिति है? जी, इसमें देखिए केवल शिक्षा और सुरक्षा का ही दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए हमें, इसमें और भी बहुत सी बातें हैं। नंबर 1, जब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेकर आते हैं तो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की भी प्रॉब्लम्स हैं। न केवल सुरक्षा उनके ध्यान में या दृष्टि में होता है, और भी बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की भी समस्या होती है, जैसे बच्चे को कहाँ रखना, क्या वहाँ पीजी में उसके लिए व्यवस्था हो पाएगी, क्या उतना खर्चा हो पाएगा, कितना सेफ होगा पीजी, किसके साथ रहेगी, कैसे आएगी, कैसे जाएगी, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा। तो एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहर के क्षेत्र में बहुत सी ऐसी बातें सोचता है, और लिहाजा इसी कारण मेरे ख्याल से वो उतना इनकरेज संभवतः ना फील करे। दूसरी बात ये भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वहाँ पर शायद वो खुद स्वयं उतना शिक्षित नहीं है, और इसलिए भी कुछ मन में काफ़ी भय बना के आगे चलते हैं कि हमारी बच्चियां कैसी रहेंगी। और वही हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी बच्ची कंप्लीटली असुरक्षित है, कि सरकार ने आपको बहुत सारी हेल्पलाइंस दी हैं, बहुत सारे आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं जिससे आप अपने आप को सुरक्षित फील कर सके। और शिक्षा का अभाव ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण जो बच्चियों की एस्पिरेशंस हैं और जो पेरेंट्स की शिक्षा अपब्रिंगिंग है, उसमें भी एक खाई और रिफ्ट है। लिहाजा उसके कारण भी ये सारे सवाल उठते हैं। मैं कहूँगी कि सुरक्षा और शिक्षा दोनों बहुत ज़रूरी हैं और साथ साथ चलने चाहिए। एंड इट इज़ अ स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। देखिए, जो हम 10 साल 15 साल पहले थे और जो आज की डेट में, हमने बहुत इवॉल्व किया। महिलाओं के लिए जो एक वातावरण बना है वो शायद 15 साल पहले 10 साल पहले बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे ये और बेहतर होगा। प्रयास यही है कि ये बेहतर होता जाए और दोनों लड़के भी और लड़कियां भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और एक सुरक्षा का वातावरण दोनों के लिए रहे। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नई योजना का प्रारंभ किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, शक्ति दीदी, जिसके तहत 2 महिला पुलिसकर्मी गांव-गांव पहुंचेंगी और जानकारी देंगी प्रदेश सरकार में जो महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको लेकर। और जो अभी आपने यहाँ पर बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल से जो आने वाले लोग होते हैं उन्हें जानकारी नहीं होती, इस योजना के बारे में मैं चाहूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि ये कैसे काम करेगा और किस तरह से ये आगे सफल होगा, किस दिशा में बढ़ेगा। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आगरा जोन में आने से पहले मैं लखनऊ में पोस्टेड थी एज एडीजी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, और साथ ही साथ 1090 जो विमेन पावर लाइन है उसका भी कार्यभार संभाल रही थी। और ये मिशन शक्ति की जो पूरी रूपरेखा है वो वर्जन 4 जो आज चल रहा है, वर्जन 3 की पूरी कार्य रूपरेखा मेरे द्वारा बनाई गई थी। और हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि हम महिला बीट कांस्टेबल को महिला बीट कांस्टेबल बोलने के बजाय उसको शक्ति दीदी का नाम देंगे, ताकि जब वो अपनी बीट में, गांव में, चौपाल में उतरे तो बच्चियां उसको एक पुलिस की वर्दीधारी लेडी को ना देखते हुए उसको एक शक्ति दीदी के रूप में देखें और उससे इंस्पायर हो, उसके एक्सेस बढ़े, ताकि वो जो भी बच्चियां हैं
उनसे उनका जो एक रिश्ता है वो एक इनफॉर्मल रूप से बन सके, ताकि जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है मिशन शक्ति के तहत वो संभव हो सके। तो शक्ति दीदी इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ मिशन शक्ति, और ये कॉन्सेप्ट है कि हम महिला बीट कांस्टेबल को शक्ति दीदी का हमने उसका नामकरण किया है, ताकि हमारी बच्चियां उससे इंस्पायर हों और एक पुलिस की वर्दी की महिला से भयभीत ना होते हुए वो एक अपने को फ्रेंडली महसूस करें उनसे, और इंस्पायर भी हों और अपनी जो दिल की बात है उनसे खुलकर कर सके। तो ये जो 2 महिला पुलिसकर्मी जो ग्रामीण अंचलों में जाकर बच्चियों के बीच में पहुंचेंगी, परिवार के बीच में पहुंचेंगी, क्या उनकी जो वो पुलिस की वर्दी है वो उसी में होंगी या फिर वो सिविल ड्रेस में होंगी, इस अपनेपन को दिखाने के लिए? दोनों ही तरीके से हैं। कुछ हमारी महिलाएं सादे में भी जाती हैं और कुछ हमारी महिलाएं पुलिस वर्दी में भी जाती हैं, पर चूंकि हमने इसका नामकरण शक्ति दीदी में किया है, आप यदि कहें महिला बीट कांस्टेबल आ रही है और आप कहें कि देखो देखो शक्ति दीदी आ रही हैं, कितना फर्क है दोनों चीज में। तो बच्चियां जो है जो सहम जाती थी वो अब सहमेंगी नहीं, खुलकर बात कर पाएंगी। रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है लोगों से? क्या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो अपनेपन की भावना, जी अपनेपन की भावना है। और आज की डेट में हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें ये शक्ति दीदियां इन बच्चियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। बैकग्राउंड में बहुत काम हो रहा है और ये एक मिशन ऐसा है जो अनवरत रूप से चल रहा है। मैं पिछले 6 महीने से देख रही हूँ उसको और आगे भी चलेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि शासन की और सरकार की ये कितनी बड़ी योजना है कि महिला हर हाल में सशक्त हो और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बिल्कुल। आशु जी, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और हम महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र का जो जुड़ाव है महिला को सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि महिलाएं शिक्षा से जुड़ी रहें। ऐसा माना जाता है कि एक परिवार में जो घर की महिला होती है, अगर वो शिक्षित हो जाए तो पूरा परिवार ही शिक्षित हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पांव में बेड़ियां हैं परिवार की, महिला के शिक्षित होने के बाद भी वो रहती हैं। और बहुत सी महिला ऐसी होती हैं जो पढ़ तो लेती हैं, शिक्षित हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परिवार से बंधी रह जाती हैं। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि शिक्षा को ही ये समझा जाता है कि परिवार आगे बढ़ेगा या महिला सशक्त होगी? बहुत से लोगों का मानना है कि महिला घर में है तो यानी कि उसकी शिक्षा बेकार है। ये जो एक सिनेरियो है, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको थोड़ा आप क्लियर कीजिए जरा लोगों को। ये बिल्कुल गलत बात है। महिला का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। वह परिवार के लिए भी बहुत आवश्यक है, समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है और हमारे देश के भविष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि अगर महिला शिक्षित है और शिक्षित महिला किसी भी परिवार के कारण, जैसे बहुत सारा देखा है कि कई बार बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी, बड़े से बड़े पद को भी छोड़ना पड़ता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कभी भी ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि महिला की जो शिक्षा है वो बेकार चली गई। अगर एक शिक्षित महिला अपने परिवार का जो भी भविष्य है उसको सुरक्षित कर सकती है, अपने जो भी बच्चे हैं उनको एक उच्च शिक्षा की तरफ या उनके एक भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर अच्छे संस्कार डाल सकती है, तो वह भी शिक्षा का ही एक अंग है। मेरे विचार में जो भी महिलाओं की शिक्षा बहुत आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि वह कार्य क्षेत्र में जाए ही, परंतु यदि जानबूझ करके किसी भी शिक्षित महिला को परिवार में दबाव के कारण या किसी भी संघर्ष के कारण आगे आने से रोका जाता है तो उसके प्रति विरोध करना और उसके बावजूद भी विषम परिस्थितियों को हटा करके अपने आप को खड़ा होकर दिखाना या अपने सामर्थ्य को दिखाना, यही शिक्षा का सही मायने है और सही स्वरूप है। मैं बताना चाहूंगी कि आज स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप में जो गर्ल्स आगे आ रही हैं, जो बच्चियों ने अपने बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज को खोलने में देखा आगे निकली हैं और अपने दम पर उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स प्रारंभ किए हैं। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने अपना कदम रखा है। आईटी सेक्टर में
जहां कभी पहले महिलाओं का क्षेत्र नहीं होता था, वहां बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। पुलिस में आप देख ही सकते हैं, अभी अनुपम जी यहां बैठी हुई हैं, तो जिस क्षेत्र में, इसी तरीके से आप एरोनॉटिकल स्पेस में देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, महिलाओं ने ये सिद्ध किया है कि वह पुरुषों से कमतर नहीं है, और अगर उनको सही शिक्षा, सही साथ, सही मार्गदर्शन दिया जाता है, सदैव ही अपने पिता का, अपने पति का, अपने पुत्र का, सभी का सहयोग उनको जब प्राप्त होता है, तो महिला भी, ये हमारे देश की आधी आबादी, हमारे देश को आगे ले जाने में पूरा अपना सहयोग देती है। क्योंकि एक शिक्षित महिला जब केवल घर में बंद कर रह जाती है, तो वो अपने देश के लिए समर्पित ना होकर केवल अपने घर के लिए समर्पित रह जाती है। तो मेरा मानना है कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि अगर शिक्षित महिला कोई कार्य नहीं कर रही है, किसी कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो उसकी शिक्षा बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आजकल तो हाउसवाइफ नहीं बल्कि हाउस मेकर के नाम से महिलाएं पहचानी जाती हैं, जो कि गृहस्थ जीवन जीती हैं। अब यहाँ पर अनुपम जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे शक्ति दीदी के बारे में, महिला, अगर हम यहाँ पर मिशन शक्ति की बात करें तो वो चौथे चरण में पहुंच चुका है। इसी तरह से शक्ति दीदी की आप बात कर रही थी कि काम लगातार हो रहा है, पिछले 6 महीने से आप देख रही हैं जिस तरीके से मिशन शक्ति चौथे चरण में पहुंचा है, उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा है। क्या इसी तरह से शक्ति दीदी का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें और भी ज्यादा हमें वृद्धि कुछ देखने को मिलेगा, या ये भी इसी तरह से आगे चरणों में बढ़ेगा? ये कुछ समय के लिए एक ऐसी नीति है जिस पर काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले बताया, शक्ति दीदी मिशन शक्ति का ही पार्ट है। तो जैसे जैसे मिशन शक्ति का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शक्ति दीदी का भी कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, और हम उनको तरह तरह के और कार्य दे रहे हैं ताकि वो महिलाओं से जुड़ें और जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं। एक ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है ताकि हम घर घर तक पहुंच सके। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक थाना क्षेत्र, जितने भी क्लस्टर्स हैं उन सब पर पहुंचें और वहाँ पर महिलाओं से संवाद करें। देखिए, ये पूरा जो मिशन शक्ति का कॉन्सेप्ट है, ये संवाद बेस्ड है। जब तक कि हम संवाद नहीं करेंगे, जब तक कि हम चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे वो बच्चे हों, बालक बालिकाएं दोनों, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हों, हमको हर कम्युनिटी के हर सेगमेंट तक पहुंचना है। क्योंकि जैसा कि वीसी मैडम ने बताया, शिक्षा केवल एक वर्ग के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। तो केवल बच्चियों को समझाना या बच्चों को समझाना दैट इज नॉट इनफ। ये पूरे समाज को हमको समझाना पड़ेगा। पूरी कम्युनिटी एट लार्ज विल हैव टू अंडरस्टैंड कि महिला को भी हमको उतना ही दर्जा देना पड़ेगा जितना कि हम पुरुष को दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, आप दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है और आप दोनों ही सम्मानीय हैं और इंस्पायर करती हैं हमारे समाज की महिलाओं को, बच्चियों को, छात्राओं को, स्त्रियों को। लेकिन आप, क्योंकि हम यहाँ पर महिला शक्ति को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कैसे इस विषय को भूल सकती हूँ कि यहाँ पर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हाल ही में जिसको लेकर चर्चा हुई, बिल बनाने को लेकर बात हुई और ये आगे प्रोसेस भी हुआ। तो ऐसे में आप दोनों की तरफ से मैं यहाँ पर चाहूंगी कि अपनी तरफ से अपना अपना विचार जरा व्यक्त कीजिए। पहले आप आशु जी। देखिए, ये समाज के दो अभिन्न अंग हैं, पुरुष और स्त्री। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अधिनियम पुरुषों के लिए नहीं बने हुए हैं, पुरुषों के लिए भी बहुत सारे, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है या किसी भी प्रकार का गलत होता है तो वो होता है। जब नारी शक्ति से रिलेटेड बात होती है तो उस समय जो महिलाएं संकोच के कारण बाहर नहीं आ पाती हैं और केवल सहन करती हैं, उन महिलाओं को आगे लाने वाली बात है। क्योंकि धीरे धीरे वो कुंठा के रूप में चलती चली जाती हैं, तो कई वर्ग
चाहे तो वो हमारे अधिनियम बने हो, हमारे नियम बने हो, सुरक्षा से लेकर नियम बने हो, या विभिन्न कार्यक्रम महिलाओं को बाहर निकालने के लिए उनकी जो मानसिकता है कि वो उनको केवल सहने के लिए ही बनाया गया है, उस मानसिकता से बाहर निकालने के लिए उनको ये सुदृढ़ता देने के लिए, उनको ये स्ट्रेंथ देने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारी एडवोकेट्स हैं, पुलिस विभाग है, उसके अलावा बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि इन पर काम कर रहे हैं, और वो उन महिलाओं तक पहुंचते हैं, उनको उन नियमों के अंतर्गत न्याय दिलवाते हैं जो महिलाएं स्वयं आकर बाहर खड़ी नहीं हो पाती हैं। तो इसमें दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो महिला इतनी सशक्त हो चुकी है कि वह बाहर आकर के अपनी बात को कह सकती है, और बहुत सारा वर्ग महिलाओं का अभी ऐसा भी है जो कि अपनी बात को कहने में ही समर्थ नहीं है। उनको इस प्रकार के नियमों की बहुत आवश्यकता है ताकि उनके लिए कोई लड़ सके, उनको न्याय दिलवा सके और आगे बढ़े। अभी बहुत काम होना बाकी है, और सभी क्षेत्रों को मिलकर मैं कहना चाहूंगी कि समाज के प्रत्येक अंग को मिलकर अभी नारी सशक्तिकरण के लिए और नारियों को आगे लाने के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। केवल एक ही वर्ग कि केवल नारी ही अपने अधिकारों के लिए लड़े, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि पुरुषों को भी नारी के अधिकारों के लिए साथ में लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अनुपम जी 2 शब्दों में, क्योंकि समय थोड़ा सा यहाँ पर कम है। जी, मेरे विचार एकदम सेम ही हैं, और कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमको महिलाओं के लिए करना पड़ेगा, जैसा कि वीसी मैम ने बताया कि कुछ हम में अभी भी महिलाएं ऐसी हैं जो वॉइसलेस हैं, और उनके लिए हमको कुछ जंग लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए लिहाजा ये अधिनियम एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स विमेन होते हैं, और इसका सरकार और सभी बुद्धिजीवी वर्ग समर्थन करते हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हमने यहाँ पर नारी शक्ति को लेकर बात की है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया, शुरुआत से आपसे कहते आ रहे हैं कि नारी शक्ति एक बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर ना सिर्फ प्रदेश सरकार काम कर रही है, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में आगे बढ़ने से महिला पूरी तरह से सशक्त हो जाती है। बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना कीमती वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप हमारे साथ मंच पर ही रहें। ऋतु, आप भी हमारे साथ मंच पर रहें। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ धाराजीत सरास्वत हैं, वो भी मंच पर आए। साथ ही साथ हमारे साथ विनीत दुबे जी, आप भी मंच पर आइएगा, और महेंद्र मौजूद आप लोग आइएगा। सम्मानित करना मैम, आप लोग मंच पर प्लीज हमारे साथ रहिए। मैं चाहूंगा अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी आगरा जोन, साथ ही साथ ऑनरेबल आशु रानी जी वीसी आगरा। विनीत दुबे जी से मैं निवेदन करूंगा कि अनुपम कुलश्रेष्ठ जी को सम्मानित करिए मोमेंटो देकर, तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही साथ ऑनरेबल आशु रानी जी वीसी आगरा हमारे साथ हैं, कीमती वक्त दिया। मैं चाहूंगा धाराजीत सरास्वत सम्मानित करते हुए, तालियां बजती रहनी चाहिए। नारी शक्ति की ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारा अपने कीमती समय से समय निकालकर आप हमारे बीच में आए और अपनी बेबाक राय जनता के बीच पहुंचाया।